1947 में जब देश को आज़ादी मिली तब अंग्रेज देश को भुखमरी की जिस हालात में छोड़कर गए थे, उस समय लोगों को एक वक्त या यूं कहें कि मुट्ठी भर अनाज भी नसीब नहीं हो पाता था। ना तो सिंचाई के लिए नहरें थीं, न बांध और ना ही अच्छी पैदावार करने वाले बीज। लेकिन तभी एक व्यक्ति जिसने इस चुनौती को स्वीकारा और संपूर्ण एशिया में अकाल का नामो निशान मिटा दिया, ये शख्स थे एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक के तौर पर प्रसिद्ध एम.एस. स्वामीनाथन इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि भारत सरकार ने देवदूत की भांति कार्य करने वाले इस शख्स को भारत रत्न देने का ऐलान किया है। 27 सितंबर 2023 को स्वामीनाथन ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन उनके किए गए उल्लेखनीय कार्य आज भी करोड़ों भूखे लोगों के पेट भरते हैं। ये भूख कई बार इतनी लगती है कि क्रांतियों की नौबत आ जाती है। तब हुई एक क्रांति की शुरुआत जिसके लिए हथियारों की नहीं, औजारों की जरूरत थी। जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस देश को अंग्रेजों ने कुछ ऐसे लूटा कि दाने दाने का मोहताज बना दिया। इसलिए आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि बाकी सभी चीज़ों के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन कृषि के लिए नहीं, क्योंकि भूखे लोग राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए जमींदारी प्रथा खत्म करके किसानों को मालिकाना हक दिया गया। अधिकतर खेती मानसून पर निर्भर करती थी, मानसून फेल तो खेती बर्बाद। खेती की 10% जमीन पर ही बमुश्किल सिंचाई के साधन थे। उर्वरकों का इस्तेमाल भी काफ़ी लिमिटेड हुआ करता था। लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे जिनसे उपज कम होती थी। शुरुआत में सीमित जनसंख्या थी तो काम चल गया, लेकिन आगे जनसंख्या बढ़ने वाली थी, इसलिए सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया। इरिगेशन सिस्टम को मजबूत किया, नई मशीनें लाई गईं, उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। इस कवायद का असर भी दिखा। आज़ादी के बाद पहले कुछ सालों में कृषि विकास दर 3% से ऊपर रही, लेकिन फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार की प्राथमिकताएं बदल गईं। खाद्यान्न की इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने एक रास्ता अपनाया। उसने गेहूं आयात करने की ठान ली। हालांकि भारत के पास डॉलर की कमी थी, जो था उससे हैवी इंडस्ट्रीज लगनी थी। तभी अमेरिका में गेहूं के निर्यात को लेकर एक नियम बनाए गए। PL 480 इस कानून के तहत अमेरिका ने भारत तक सस्ता गेहूं भेजना शुरू किया। PL 480 से कुछ हद तक मदद मिली, लेकिन फिर जल्द ही ये आयात किया हुआ अनाज भारत के लिए मुसीबत बन गया। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 20% आयात करता था, बाकी ज़रूरत खेती से पूरा होती थी। इस खेती को बड़ा झटका तब लगा जब 1957-58 में भारत में मानसून फेल हो गया, जिसके चलते घरेलू उपज और कम हो गई। गेहूं चूंकि बाहर से इंपोर्ट होता था, इसलिए किसानों ने भी गेहूं की खेती कम कर दी। एक और मुसीबत ये थी कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। उधर कुछ साल बाद अमेरिका भी अपने रंग दिखाने लगा था। 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने धमकी दिया कि भारत यदि युद्ध नहीं रोकता है तो खाद्यान्न की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ऐसे कार्टून छापते थे जिनमें भारत हाथ में कटोरा लिए खड़ा दिखाई देता था, जबकि असलियत यह थी कि PL 480 प्रोग्राम अमेरिका की दरियादिली नहीं बल्कि एक कूटनीतिक चाल थी। दरअसल इस प्रोग्राम के पीछे अमेरिका के कई निजी हित छुपे हुए थे। पहला, वह भारत को सोवियत प्रभाव से दूर रखना चाहता था। दूसरा, 1950 तक उनके पास जरूरत से कहीं ज़्यादा खाद्यान्न का भंडार इकट्ठा हो गया था। अमेरिका ने आगे एक और शर्त रख दी कि भारत को पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर खरीदना होगा, जो कि अमेरिका और यूरोप में बनता था। लिहाजा अमेरिकी और यूरोपियन कंपनियों की चांदी हो गई। एक और कमाल की बात यह है कि यह फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उन फैक्ट्रियों में तैयार हो रहा था जिनमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केमिकल हथियार बनाए जाते थे। युद्ध के बाद फैक्ट्रियां खाली हो गईं, इसलिए इन देशों ने पुराने माल से पेस्टिसाइड बनाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर सच्चाई ये थी कि यूरोप और अमेरिका विश्व युद्ध का बचा हुआ माल बाकी दुनिया को दे रहे थे। कहा यह भी जाता था कि जो PL 48 गेहूं भारत भेजा जाता था, अमेरिका उसे अपने यहाँ जानवरों को खिलाने लायक भी नहीं समझता था। जून 1964 में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में कृषि मंत्री थे C. सुब्रमण्यम। उन्होंने M.S. स्वामीनाथन के साथ मिलकर एक नए कृषि प्रोग्राम की नींव रखी। स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे। तमिलनाडु के कुंभकोणम में जन्मे स्वामीनाथन के पिता उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा तो स्वामीनाथन ने मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर एग्रीकल्चर कॉलेज में दाखिला ले लिया। इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और कृषि से जुड़े शोध कार्य में जुट गए। स्वामीनाथन जब कृषि की समस्या का हल ढूंढ रहे थे, उसी समय भारत से मीलों दूर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था जिसका असर भारत पर भी पड़ने वाला था। वह नोबेल विजेता जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को
पूरी दुनिया में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से की थी। ये क्रांति शुरू हुई थी गेहूं के एक छोटे से बीज से, जो दिखने में और बीजों जैसा ही था, लेकिन इसमें एक खासियत थी। इसका पौधा छोटा होता था, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मैक्सिको से गेहूं की नई किस्म के बीजों के आयात को मंजूरी दी। इसके बाद ये बीज मुफ्त में किसानों को बांटे गए। ज्यादातर बीज हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को दिए गए, क्योंकि यहाँ सिंचाई व्यवस्था बेहतर थी। इसके अलावा सरकार ने उर्वरक और कीटनाशकों पर सब्सिडी देना शुरू किया, ताकि किसानों को गेहूं की खेती का इंसेंटिव मिल सके। शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। उनकी सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, ताकि किसान को ये गारंटी मिल सके कि उसकी फसल बर्बाद नहीं होगी। हालांकि उनके पीएम बनते ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने एक नया मोड़ लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि वियतनाम युद्ध के मसले पर भारत अमेरिका के विरोध में था, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने PL 480 के तहत भेजे जाने वाले गेहूं पर फिर अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया। आखिरी वक्त तक शिप्स रवाना न करना, रोज नई शर्तें लगाना, ये लिंडन जॉनसन के पैंतरे थे। लेकिन कुछ ही सालों में ये सारी तकरीबें फेल हो गईं, क्योंकि 1968 में रबी की रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा हुई और 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ। इसके बाद हमारे किसानों के अथक प्रयास से हुए रिकॉर्ड उत्पादन से भारत ने खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज किया। खाद्यान्न आयातक से शुरू हुई यह यात्रा आज 140 करोड़ भारतीयों के पेट भरने के बाद भी खाद्यान्न निर्यातक के रूप में जारी है। कोविड महामारी के समय वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करते हुए हमने 100 से अधिक देशों की मदद किया था, और आज भी हम लगातार मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। भारत सरकार द्वारा MS स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने से करोड़ों किसान खुद को पुरस्कृत महसूस कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि किसानों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं का निरंतर समाधान करना, जिसको लगातार करते रहना होगा। प्रिय व्यूअर्स, आप सरकार के इस मुद्दे को कैसा मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।